अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज ब्लड बैंकिंग का जो आपका जो सेलेक्टेड टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको नया टॉपिक शुरू कराऊंगा। आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो वो पहला जो है आपके पास जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा दैट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट्स, और सेकंड टॉपिक जो है दैट इज़ द फीटो मैटरनल हेमरेज। इसके बाद इंशाल्लाह जो मेन टॉपिक सारे के सारे जो ब्लड बैंक से रिलेटेड थे वो फिनिश हो जाएंगे। तो कोई क्वेश्चन है आपका इसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। तो पहले हम पढ़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। अच्छा, एज यू नो कि ब्लड बैंक का जो मेन रोल है वो क्या है कि हमने ब्लड को सेव करना है, स्टोर करना है और फिर उसको डिलीवर करना है जब कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट को। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी सेफ्टी, इसको हमने जब लिया उसको सेव करके रखा, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर, और फिर उसको हमने किस प्रोसीजर के ज़रिए से उसको ड्रॉ किया, ये सारा का सारा अगर तो अकॉर्डिंग टू द SOPs है तो हम सही तौर पे प्रोडक्ट्स बनाने की पोजीशन में होंगे। ये बात याद रखो कि जब भी हमने होल ब्लड्स लेना है और उसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो दैट शुड बी विद इन 6 आवर्स। 6 आवर्स के अंदर अंदर हमें प्रोडक्ट्स बना लेने हैं। इसको हमने डिले नहीं करना। अगर हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो दैट शुड बी विद इन 6 आवर्स। अच्छा, अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स में जैसे आपको पता है कि पैक्सेल्स हैं, इसी तरीके से FFPs हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट हैं और प्लेटलेट्स हैं। इन चारों के जो है क्वालिटी कंट्रोल में आपको लहदा बताऊँ क्यों ज़रूरी है कि हमें इसके क्वालिटी कंट्रोल में कि उसको हम मेंटेन रखें, क्योंकि हम जो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। अगर हम किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो उस पर लगने से उसकी HP नहीं बढ़ती और HP के लिए हम दे रहे थे तो क्या फ़ायदा उस प्रोडक्ट है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, और वो जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी वो मकसद पूरा करेगी। तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए कि हमें यकीन हो कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्लियर? तो ये बात याद रखो कि हमेशा जो टेस्ट किया जाता है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर वो 1% की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किया जाता है। मिसाल के तौर पे जब आपके पास 100 बैग्स हो गए तो जो 100 बैग के अगला बैग होगा उसका आपने जो है वो टेस्ट परफॉर्म करने, कौन कौन से करने मैं आपको बताता हूँ। क्लियर? तो यानी कि 1% अगर आपके फ्रिज के अंदर या आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा 200 अगर आपके पास जो है प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो आपने 2 प्रोडक्ट्स कोई भी रैंडमली उठानी है और 2 प्रोडक्ट्स का आपने टेस्ट करने के लिए। तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी 1%, और कितनी देर के अंदर अंदर करने प्रोडक्ट्स बना लेना है आपने 6 आवर्स के अंदर अंदर। तो आपके पास जो पैक्सेल्स हैं, पैक्सेल्स के अंदर हम जो पैक RBCs, ये अब पैक RBCs के अंदर हम कौन कौन से टेस्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके पास इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वॉल्यूम शुड बी 225 ml टू 350 ml, ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज़्यादा जो है आपके पास ये 450 ml जो अब आपने ब्रीड किया उसके लिए ये ठीक है। आमतौर पे हम 450 ml ही ब्लड जो है वो ब्रीड करते हैं। बैग की कैपेसिटी इतनी होती है, उसमें 50 ml जो है वो एंटी कोएगुलेंट होता है। ठीक है, तो आपके पास जो वॉल्यूम पैक्सेल्स का होना चाहिए मिनिमम इट शुड बी 225 और मैक्सिमम 350। 350 से ज़्यादा अगर है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट सही नहीं बनी। ठीक है, तो और अगर 225 से कम है तब भी दिस मीन्स के प्रोडक्ट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। क्लियर? पहली चीज़ वॉल्यूम। सेकंड, द वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग द हेमाटोक्रिट HCT। HCT should be 65 to 75 femtoliter. It should not be 75। आइडियली जो है कुछ बुक्स के अंदर ये 80 भी मेंशन है, लेकिन 80 से तो किसी सूरत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हेमाटोक्रिट 80 से ज़्यादा हो गया है किसी पैक सेल का, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो एंटी कोएगुलेंट है उसकी क्वांटिटी कम हो गई, और ऑब्वियसली एंटी कोएगुलेंट के साथ साथ उसके अंदर कुछ ग्लूकोज भी होता है CPD के अंदर, तो वो क्वांटिटी कम होगी तो RBCs की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो उसी वजह से क्या होगी, सेल की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। और हम लोगों ने इसको 35 डेज़ के लिए वायबल रखना है, तो 35 डेज़ के लिए वायबल उसी वक्त रहेगा जब इसके अंदर उसकी क्वांटिटी एम्पल मौजूद हो। ठीक है, तो हेमाटोक्रिट शुड नॉट बी 65 टू 75 फेमटोलीटर। क्लियर? ये दूसरी चीज़। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इसका करते हैं कल्चर, इट शुड बी नेगेटिव, यानी कि 100 में से कोई एक आप रैंडमली बैग निकालोगे और उसका कल्चर जो है उसमें से थोड़ा सा ब्लड लेके उसको उसका कल्चर करवाओगे, ब्लड कल्चर, और वो ऑब्वियसली माइक्रो लैब में उसका कल्चर होगा, दैट शुड बी नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट हम किस फ्रिक्वेंसी में करेंगे? हर 100 के बाद जो अगला जो बैग होगा या 100 बैग आपके पास हो गए, कोई एक रैंडमली उठाओगे, आप उसके लिए सारे टेस्ट लगाओगे। क्लियर?
वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम इतना होना चाहिए। हेमाटोक्रिट देखोगे, वो 65 टू 75 फेमटोलीटर होना चाहिए और इसका कल्चर शुड बी नेगेटिव। क्लियर? तो ये तो हो गए आपके पास टेस्ट जो कि आप पैक सेल्स के ऊपर लगाओगे। उसके बाद जो अगली प्रोडक्ट है दैट इज द प्लाज्मा एफएफपीज। क्लियर? अब एफएफपी जो है, एफएफपी के अंदर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। एफएफपी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, एक वॉल्यूम आपने देखना है। ये वॉल्यूम जो है, दैट वॉल्यूम शुड नॉट बी मोर देन 200, 150 से लेके 200 ml तक आपके पास इसका वॉल्यूम होना चाहिए। ये 150 ml से 200 ml तक इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। क्लियर? वॉल्यूम के बाद आप जो इंपॉर्टेंट टेस्ट करोगे टू सी द वायबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कोएगुलेशन फैक्टर्स पीटी एंड एपीटीटी, पीटी प्लस एपीटीटी, दैट शुड बी विद इन लिमिट्स, ये नॉर्मल होने चाहिए। क्लियर? अदर वेरी इंपॉर्टेंट इज द फैक्टर 8, दैट शुड बी 0.7 यूनिट पर ml। क्लियर? ये आपके पास फैक्टर 8 की क्वांटिटी होनी चाहिए। और फिब्रिनोजन इट शुड बी 140, मोर देन 140 मिलीग्राम। क्लियर? तो ये आपने जो है एफएफपी के ऊपर टेस्ट लगाने, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट्स बनी हैं वो जो आपने सेव करके रखे हैं वो सही है कि नहीं। अब आपको पता है कि हम प्रोडक्ट्स को जो है -40 पे भी और -20 दोनों डिग्री के ऊपर भी इसको सेव कर सकते हैं। एफएफपी को -20 के ऊपर अगर रखोगे तो 6 मंथ्स के लिए, और -40 पे रखोगे तो 1 ईयर के लिए आप इस प्रोडक्ट्स को सेव कर सकते हो। तो अब आपने कोई भी रैंडमली 100 हो गए प्रोडक्ट्स, कोई भी रैंडमली आप प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है, और उसके अंदर उसका वॉल्यूम चेक करोगे, इट शुड बी 150 टू 200 ml। क्लियर? पीटीएपीडीटी शुड बी नॉर्मल, विद इन द नॉर्मल लिमिट, जो आपका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक जो है नॉर्मल होना चाहिए। फैक्टर 8 जो है 0.7 यूनिट पर ml जो होना चाहिए, और इसके साथ फिब्रिनोजन शुड बी मोर देन 140 मिलीग्राम। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट मिल रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट है दैट इज़ अप टू द मार्क, और आपका जो प्रोसीजर है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। क्लियर? आपका स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोडक्ट्स बन रही हैं, और आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, और ये जब पेशेंट को ट्रांसफ्यूज की जाएगी तो उसको इक्वली एफिकेसी उसकी मिलेगी। ये अगली प्रोडक्ट जो है क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट आपके पास जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्रायोप्रेसिपिटेट कैसे बनाए जाते हैं। अब मैं आपको सिर्फ चूसी बताऊंगा। इसका वॉल्यूम जो है इट शुड बी 10 टू 20 ml। क्लियर? इसके अंदर क्या चीज़ रहती है, इसके अंदर भी हम देखते हैं फैक्टर 8। फैक्टर 8 की जो इसके अंदर होनी चाहिए 80 टू 120 यूनिट्स। क्लियर? टोटल इतने यूनिट्स इसके मिनी मैक्स, यानी कि 80 से कम ही होनी चाहिए। 80 से लेके 120 यूनिट्स तक आपके पास जो है फैक्टर 8 के होने चाहिए। एक प्रोडक्ट, एक क्रायोप्रेसिपिटेट की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर 10 टू 20 ml टोटल क्वांटिटी है जिसकी। इसी तरीके से जो फिब्रिनोजन है इट शुड बी मोर देन 150। क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर आपके पास जो फिब्रिनोजन है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द एफएफपी। क्लियर? इसकी 150 से ज़्यादा होना चाहिए। 150 से लेके 400 तक इसकी जो है ना लिमिट्स होती हैं, 400 तक इसकी होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर जो है मेक श्योर करनी है। और आमतौर पे जो डोजेज है क्रायोप्रेसिपिटेट की वो 1 क्रायोप्रेसिपिटेट पर 10 kg, अगर किसी बंदे को डिज़ायर्ड लेवल तक फिब्रिनोजन पहुंचाना है या उसका जो है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी कवर करने के लिए क्रायोप्रेसिपिटेट लगाने पड़ रहे हैं, तो हमें कितना देना होता है, 1 क्रायोप्रेसिपिटेट पर 10 kg बॉडी वेट। अगर एक बंदा 60 kg का है तो उसको 6 क्रायोप्रेसिपिटेट्स लगेंगे, अगर एक 80 kg का है तो 8 लगेंगे, और 30 kg का है तो 3 लगेंगे। ठीक है? तो आपके पास क्रायोप्रेसिपिटेट कितना लगेगा, 1 यूनिट पर 10 kg बॉडी वेट। अच्छा, और इसके अलावा जो लास्ट है दैट इज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर जो हम प्लेटलेट्स, इसमें एफिरेसिस की बात करें,
क्योंकि अब मोस्टली जो प्लेटलेट्स जो ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं वो एफरेसिस के जरिए प्रोसीजर से ही एक्वायर किए जाते हैं। तो प्लेटलेट्स जो है द वॉल्यूम जो होना चाहिए इनका इज 200 ml। ये काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी मोर देन 3 × 10⁻11 पर यूनिट। ये और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टेस्ट हम प्लेटलेट्स से करते हैं, जो दो टेस्ट हैं, इज द प्लेटलेट तो हो गया पीएच। पीएच शुड बी मोर देन 6.2। ये 6.2 से ज़्यादा पीएच होगी तो हम कहेंगे कि ये जो है नॉर्मली से कम होगी, तो इसका मतलब एसिडिक ज़्यादा है। और एसिडिक का ज़्यादा का क्या मतलब है कि अगर प्लेटलेट स्ट्रेस में होंगे तो वो लैक्टिक एसिड बनाना शुरू करते हैं और लैक्टिक एसिड पीएच को कम कर देगा। तो उससे पता चलेगा कि प्लेटलेट्स जो है वो वाइबल नहीं है या स्ट्रेस में है या वो नॉर्मल नहीं है। प्लेटलेट्स को किस टेम्परेचर में हम सेव करते हैं, 22 to 24 डिग्री। और कंटिन्यूस एजिटेशन, अगर टेम्परेचर कम हो गया या ज़्यादा हो गया और कंटिन्यूस एजिटेशन नहीं हो गया तो प्लेटलेट स्ट्रेस में आ जाते हैं और प्लेटलेट्स कंसर्ट आपस में कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने शुरू हो जाता है। और लैक्टिक एसिड से क्या होता है अल्टीमेटली कि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से एचबी नीचे जाना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, पीएच कम होना शुरू हो जाती है। तो पीएच जो है इट शुड बी मोर देन 6.2। अब कोई भी प्रोडक्ट आपने जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स बनी है 40-50 बनी है, आपने उसमें से एक प्रोडक्ट निकाल लेनी है, उसका करना है। इसमें आमतौर पे बाकी प्रोडक्ट्स के लिए तो 100 के बाद, इसमें आइडियली आपके 30-40 प्लेटलेट्स के बाद आपको एक जो है प्लेटलेट का टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। क्लियर। और इसके बाद जो पीएच के बाद इंपॉर्टेंट है इज द कल्चर। 5th डे के ऊपर जो आपके पास प्लेटलेट मौजूद होगा उसका आपने कल्चर सेंड करना है टू द माइक्रो लैब। और वो फिर कल्चर के बाद आपको पता चलेगा कि ये प्लेटलेट जो है बिल्कुल किसी इन्फेक्शन फ्री है कि नहीं। अगर इन्फेक्शन आ रही इसका मतलब है कि आपके जो एसओपीज़ हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं प्लेटलेट एफरेसिस के ज़रिए से जब प्लेटलेट बना रहे हैं, या आपका जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं फॉल्टी है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर प्लेटलेट के अंदर इन्फेक्शन आ जाती है तो ये बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि अगर इंट्रोड्यूस होगी प्लेटलेट के अंदर इन्फेक्शन तो उसको टेम्परेचर आइडियल मिला। क्या टेम्परेचर आइडियल मिला कि टेम्परेचर जो था रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर के ऊपर इनकी बड़ी बैक्टीरिया की बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है एंड अल्टीमेटली वो बहुत तेज़ी से साथ जब वो उसमें ग्रो करता है तो कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है। ठीक है। तो उसकी वो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो नेकेड आई से भी कई मरतबा पता चले, उसका ग्रीनिश अपीयरेंस आ जाती है, उसमें ओपेसिटीज़ आ जाती हैं, बबल्स बन जाते हैं। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब प्लेटलेट्स बनेंगे तो ये चीज़ें हमें ज़रूर देखनी है प्लेटलेट्स जो है डिस्पेंस करते हुए कि ये चीज़ें तो नहीं है उसके अंदर। और साथ ही साथ आपने कल्चर हमेशा जो है फ्रीक्वेंटली इनके कराते रहना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपकी जो एंड प्रोडक्ट्स बनी है वो बिल्कुल जो है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स बनी है और ये पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है, किसी किस्म का इसमें नुकसान नहीं है। तो ये तो था क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे फीटो मैटरनल हेमरेज। ये आपका ब्लड बैंकिंग का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ब्लड बैंकिंग का चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। और इस